हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम देखा और हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। ये सारी कहानी हमने देखी और किस किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, यूनि प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें हमने देखी। आज के सेशन में हम प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा पार्ट वो कवर करता है। गेट के एग्जाम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सिलेबस एनालिसिस में मैंने आपको समझाया हुआ है और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही पूरा सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं और उसमें भी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। भाई, प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस मैनेजमेंट समझे उससे पहले यह समझना जरूरी, भाई प्रोसेस क्या होती है, उसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। तो यही सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे पीसीबी, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। चलिए तो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट को प्रोग्राम में और प्रोसेस में कंफ्यूजन होता है। प्रोग्राम क्या है और प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर मैं आपको प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसके साथ साथ प्रोसेस क्या होती है ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है, उसमें आपने सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। लेट्स से मूव, लेट्स से a, r0, add r0, r1 and finally let's say move r0, b। सो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन है, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये क्या होगा? ये 3 इंस्ट्रक्शन, ये मेरा हो गया प्रोग्राम दोस्तों। जबकि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। और एज यू कैन से प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब अंतर क्या है इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो प्रोग्राम कहीं पड़ा होगा हमारी हार्ड डिस्क में, वो प्रोग्राम कहीं पड़ा होगा हमारी सेकेंडरी डिस्क में। अब उस प्रोग्राम को रन होना है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर रन होना है हमारे प्रोसेसर के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसको उठा करके कहां पर लाएंगे? हम मेन मेमोरी में लाएंगे। अब मेन मेमोरी में आने के बाद वो पड़ा रहेगा। प्रोग्राम अपने आप कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने आप कुछ नहीं कर सकती। उस प्रोग्राम को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस क्रिएट करती है। किसी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए शायद एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करे, या किसी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा प्रोसेस भी चालू कर सकती है। और प्रोग्राम भी खुद प्रोसेसेस क्रिएट कर सकता है। प्रोग्राम में क्रिएट प्रोसेसेस, राइट? सो प्रोग्राम प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। प्रोग्राम क्रिएट्स प्रोसेसेस। अगर दोस्तों आप आपके प्रोग्राम में ये फॉक, स्पान, ये सारे सिस्टम कॉल है, अगर आपके प्रोग्राम में आपने ये सिस्टम कॉल लिखे हुए हैं, तो ये प्रोग्राम प्रोसेस क्रिएट कर पाएगा, जबकि प्रोसेस प्रोग्राम को रन करता है, राइट? सो प्रोसेस रन्स प्रोग्राम। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम पड़ा चाहे वो मेन मेमोरी में है या सेकेंडरी हार्ड डिस्क में, पड़ा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको रन करने के लिए प्रोसेस चाहिए। तो ये प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस क्या है? इज एन एक्टिव एंटिटी
जबकि प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। क्यों इसे पैसिव एंटिटी बोलते हैं? क्योंकि ये पड़ा पड़ा अपने आप खुद कुछ नहीं कर पाएगा। इसको रन करने के लिए आपको प्रोसेस क्रिएट करनी होगी, राइट? तो ये है अंतर दोस्तों प्रोसेस में और प्रोग्राम में। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोसेस क्रिएट करे या एक से ज्यादा प्रोसेस भी वो क्रिएट कर सकती है, या तो प्रोसेस के अंदर थ्रेड भी क्रिएट कर सकती है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और वो जो थ्रेड बनेंगे वो थ्रेड मेरे प्रोग्राम के अलग अलग कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? तो प्रोग्राम अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ पड़ा रहेगा हमारी मेमोरी में, चाहे वो सेकेंडरी हार्ड डिस्क हो या मेन मेमोरी हो। अब हमारा प्रोग्राम और हमारी प्रोसेस हमारी रैम में कैसे रहेगी और कहां पर रहेगी? तो मान लीजिए दोस्तों यह है मेरी रैम, राइट? अब ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैंने आपको बताने जा रहा हूं कि भी कैसे हमारी मेन मेमोरी डिवाइड होती है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम लगेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम लगेगा, कंपाइलर डिजाइन में भी काम लगेगा, राइट? तो यूजुअली दोस्तों होता क्या है, हमारी जो मेन मेमोरी है, आवर मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। हमारी मेन मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड हुई होती है और वो दो पार्ट होते हैं। तो दोस्तों एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये वाला पार्ट है मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये वाला पार्ट है यूजर प्रोसेसेस का, यूजर के प्रोग्राम्स को, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए। अब दोस्तों ये जो यूजर का पार्ट है मान लीजिए, ये पार्ट दिस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो उसमें एक पार्ट होता है प्रोग्राम के लिए, एक पार्ट होता है स्टैटिक डेटा के लिए, और बाकी का स्टैक और हीप के लिए। तो यहां पर अगर हम बताना चाहें कि भाई कौन सा पार्ट कौन सा है, तो ये जो पार्ट हुआ दोस्तों, दिस पार्ट, ये यूजर प्रोसेस का, दिस पार्ट स्टोर्स प्रोग्राम्स। अब दोस्तों आपने आपके प्रोग्राम में डेटा का यूज किया होगा, हमने हमारे प्रोग्राम में, ये जो यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोग्राम का, तो यहां पर ये मैंने वेरिएबल यूज किया हुआ है ए, ये यूज किया हुआ है बी। तो ये ए और बी क्या है? मेरे मेमोरी के लोकेशन से अल्टीमेटली दोस्तों ये ए और बी मेरे मेमोरी के लोकेशन है, मतलब मेमोरी में कहीं पे ये डेटा पड़ा हुआ है, राइट? तो वो कहां पर पड़ा हुआ है डेटा? तो वो डेटा पड़ा हुआ है, सॉरी, वो डेटा पड़ा हुआ है यहां पर, तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिक डेटा, राइट? ये हो गया मेरा स्टैटिक डेटा वाला पार्ट। और बाकी के जो दो पार्ट्स होंगे उसमें से एक पार्ट होगा स्टैक। सो लेट अस इमेजिन कि भी ये स्टैक कुछ ऐसे डाउनवर्ड्स ग्रो करता है, और ये हो गया मेरा हीप। लेट अस इमेजिन दैट दिस हीप कुछ अपवर्ड ग्रो करता है। अब यहां पर दोस्तों प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम में होगा क्या? प्रोग्राम विल कंटेन इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, अगर यूजर ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन करके रखी है, हर एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम होगा, तो वो सारे प्रोग्राम्स यहां पर स्टोर होंगे हमारी मेन मेमोरी में, यूजर वाले पोर्शन में, ठीक है? फिर स्टैटिक डेटा वाले पोर्शन में क्या स्टोर होगा? स्टैटिक डेटा वाले पोर्शन में हमने हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, जो भी डिक्लेयर किए हुए हैं, वो सारी चीजें स्टैटिक डेटा वाले पोर्शन में स्टोर होगी। उसके बाद स्टैक किस लिए यूज होता है दोस्तों? स्टैक यूज होता है रिकर्जन के लिए, वो फंक्शन कॉलिंग रिटर्निंग के लिए, राइट? तो जब कभी भी फंक्शन कॉलिंग होता है, रिटर्न होता है, राइट, या तो रिकर्जन हमारे प्रोग्राम में यूज किया होता है, तो वहां पर स्टैक का यूज होता है। और ये हीप का यूज होता है दोस्तों डायनेमिक डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट? अब डायनेमिक डेटा मतलब कौन सा? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कैलॉक मैलॉक यूज करके हम डायनेमिक डेटा बना सकते हैं। वो जो डेटा होता है उसकी साइज फिक्स नहीं होती है। हम जब कभी भी इंटीजर ए करके लिखते हैं, वेनेवर वी राइट इंटीजर ए,
तो होता क्या है दोस्तों, जब ये डिक्लेरेशन प्रोसेस होता है तो पीछे मेमोरी में ए नाम के वेरिएबल के लोकेशंस फिक्स हो जाते हैं। ए नाम के वेरिएबल के लोकेशन को और ए नाम के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए रिसोर्सेज अलॉट किए जाते हैं, राइट। और मान लीजिए ये सी लैंग्वेज की बात है, तो सी लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट का है, तो 2 बाइट की स्टोरेज अलॉट हो जाती है, तो फिक्स स्टोरेज अलॉट होती है। जबकि हम हमारे प्रोग्राम में मान लीजिए कैलॉग मैलॉग करके डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, या तो C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में न्यू करके जब आप किसी वेरिएबल को, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, तो उसकी साइज पहले से फिक्स होती नहीं है, उसकी साइज ग्रो होती है धीरे धीरे। तो अगर वो साइज ग्रो होती है तो हम यहां पर उस स्टैटिक डेटा वाले पोर्शन में उसे स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, और वो है हीप। दिस हीप कैन ग्रो अप टू एनीथिंग, राइट। तो ये है पूरा हमारी मेमोरी का स्ट्रक्चर, और कहां पर कौन सा डेटा स्टोर होता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही आपको ले जाता हूं। अब मैं फिर से मेमोरी को ड्रॉ करता हूं, और हमें समझना है प्रोसेस और प्रोग्राम को, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, और यहां पर है ये मेरा यूजर का पार्ट। अब दोस्तों यूजर ने मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हुए हैं, तो मान लो ये है प्रोग्राम 1, दूसरा ये है प्रोग्राम 2, राइट। तो ये 2 प्रोग्राम्स यूजर ने ओपन करके रखे हुए हैं, तो वो यूजर की स्पेस में यहां पर कुछ यहां पर स्टोर हो जाएंगे। अब इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, एक या एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिएट करती है, तो वो प्रोसेस का डेटा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्शन में स्टोर होगा। तो ये जो इतना पोर्शन है दोस्तों, दिस पोर्शन इज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा डेटा है, दिस इज फॉर यूजर। तो अब यहां पर मान लीजिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम 1 को रन करने के लिए मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 प्रोसेस अलॉट की है, तो वो 2 प्रोसेस कुछ यहां पर स्टोर होगी। लेट्स से ये है P1 प्रोसेस और ये है P2 प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस क्या करेगी, ये जो मेरा प्रोग्राम है उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगी, राइट। और प्रोग्राम 2 को रन करने के लिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने तीसरी प्रोसेस क्रिएट की हुई है, लेट्स से P3, और ये जो प्रोसेस P3 है वो प्रोग्राम 2 की इंस्ट्रक्शंस को रन कर रही होगी, राइट। तो अल्टीमेटली प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो यहां पर अगर वो रन नहीं हो रहा है तो वो हमारी हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है, लेकिन अगर प्रोग्राम को रन होना है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो सेकेंडरी हार्ड डिस्क से उठा करके हम उसे मेन मेमोरी में लाते हैं। अब मेन मेमोरी में भी पड़ा वो कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ती है, प्रोसेस का डेटा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर करना पड़ता है। एक प्रोग्राम के लिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम एक या एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिएट कर सकती है। तो यह है कहानी। तो अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। भाई ये वाली इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, फैच करके हमें प्रोग्राम काउंटर को देना है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये होगी, समझ रहे हो। तो ये सारी कहानी प्रोसेस को मैनेज करनी होती है, ठीक है। तो अब प्रोसेस और प्रोग्राम को समझ लिया, अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको प्रोसेस देखना हो, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो और आपको प्रोसेसेस देखनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट प्रेस कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट, यू प्रेस दिस थिंग कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, तो टास्क मैनेजर ओपन होगा, और उस टास्क मैनेजर में पहला ही टैब होगा प्रोसेसेस, और वहां पर आपको सेट ऑफ एप्लीकेशंस दिखाई दी गई होती है, और हर एक एप्लीकेशन के लिए एक प्रोसेस क्रिएट की गई होती है, और साइड में आपको वो दिखाई देगा कि भाई वो प्रोसेस हमारे सीपीयू को कितना यूज कर रही है, वो हमारी मेन मेमोरी का कितना स्टोरेज यूज कर रही है, वो नेटवर्क कितना यूज कर रही है, कितनी स्पीड में यूज कर रही है, ये सारी कहानी वहां पर दिखाई गई होती है। आपको करना क्या है, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, टास्क मैनेजर को ओपन करना है, और वहां पर आपको ये चीज दिखाई देगी। और आपको अभी अगर किसी प्रोसेस को एंड करना है, टर्मिनेट करना है,
तो भी आप कर सकते हो। वहां पर एंड टास्क पे क्लिक कीजिए तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। वो प्रोसेस टर्मिनेट होगी तो वो प्रोसेस जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए क्रिएट की गई थी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए गूगल क्रोम आपने ओपन करके रखा है तो वहां पर गूगल क्रोम की प्रोसेस दिखाई देगी और वहां पर सिलेक्ट करके आप जब एंड टास्क करते हो गूगल क्रोम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोसेस हमने बंद कर दी। प्रोसेस के बिना प्रोग्राम का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस के ऊपर हम कौन कौन से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकती है। प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकती है और जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट करती है तो उस प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज अलोकेट करती है। अब रिसोर्सेज अलोकेट करती है तो कौन कौन से रिसोर्सेज अलोकेट करती है? तो सबसे पहले मेन मेमोरी अलोकेट करती है। भाई ये वाली प्रोसेस जिस प्रोग्राम को रन कर रही है उसको स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में कितनी जगह चाहिए, मेन मेमोरी में मुझे कहां पर लोड करना है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर जब प्रोसेस को क्रिएट करती है तब रिसोर्स अलॉट करती है। प्रोसेस को इनिशियलाइज करती है, फिर प्रोसेस को शेड्यूल करती है। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि भाई मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है। अब आप प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में कंफ्यूज मत होना। चलिए मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है। अब मैं प्रोसेस और प्रोग्राम को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, बहुत उतना अंतर नहीं है। ठीक है, तो मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है। अब मैंने आपको बताया किसी प्रोसेसर पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन हो सकती है। अब जब मैं बोलता हूं एक प्रोसेसर पे एक ही प्रोसेस रन हो रही होती है तो उसका मीनिंग ये है कि एक प्रोसेसर पे एक प्रोसेस किसी प्रोग्राम को रन कर रही होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना डिस्टिंक्शन में नहीं जाएंगे। प्रोसेस और प्रोग्राम को इंटरचेंजेबली अभी आगे यूज करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। चलिए, तो एक प्रोसेसर पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन हो रही होती है। अब मेरी मेन मेमोरी में तो काफी सारी प्रोसेस पड़ी हुई है, तो उसमें से किसी एक को ही हम सीपीयू दे पाएंगे। तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करेगी। जिस प्रोसेस को शेड्यूल करेगी उसको सीपीयू मिलेगा और वो प्रोसेस जिस प्रोग्राम को रन कर रही होती है उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन होगी। समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज ब्लॉक कॉल। अब मान लीजिए मैंने किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया है। अब सीपीयू देने के बाद मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेंज करती है और उसको जो सीपीयू दिया हुआ है उसमें से हटा करके दूसरी प्रोसेस को देना चाहती है। या तो मेरी प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को रन करने के लिए जाती है। दोस्तों याद रखना, मैंने आपको पहले बताया कि नहीं पता नहीं, लेकिन याद रखना जब कभी भी मेरी प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने जाती है तब वो प्रोसेसर का यूज नहीं करती है। जब प्रोसेस आईओ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, आईओ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती है। यह चीज मैंने आई थिंक समझाई हुई है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जब प्रोसेस आईओ ऑपरेशन कर रही होती है तो उसको ब्लॉक कर देना, प्रोसेस को सस्पेंड करना। भाई मान लीजिए मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस आ गई, मेरी मेन मेमोरी फुल हो चुकी है। अब दूसरी प्रोसेस यूजर ने ओपन की हुई, मतलब दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर ने ओपन किया हुआ है, उसका डेटा मुझे स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना होगा? अभी मेरी रैम में जितनी प्रोसेस है उसमें से किसी एक को उठा करके मैं क्या कर दूंगा? सेकेंडरी डिस्क में उसका डेटा स्टोर कर दूंगा और इस वाली नई वाली प्रोसेस के डेटा को मैं मेन मेमोरी में स्टोर करूंगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सस्पेंड। टेम्पररीली हमने उस प्रोसेस को हमारी मेन मेमोरी में से हटा करके डिस्क में डाल दी है। नेक्स्ट है दोस्तों रिज्यूम। अगर हमने किसी प्रोसेस को टेम्पररीली सस्पेंड की हुई है, अब उसको वापस चालू करना है, तो हम क्या करेंगे? रिज्यूम करेंगे और उसके डेटा को सेकेंडरी हार्ड डिस्क से लेकर के हमारी मेन मेमोरी में लाएंगे। नेक्स्ट है टर्मिनेट। टर्मिनेट इज नथिंग बट एंड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस को एंड करना। और जब प्रोसेस को एंड करते हैं तो उसने जितने भी रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं उस प्रोसेस को, वो सारे रिसोर्सेज डी अलोकेट किए जाएंगे। तो ये है इतने ऑपरेशंस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करती है। अब प्रोसेस के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी अलग अलग चीजें होती है, राइट। तो वो है दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दोस्तों प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी देती है और उस यूनिक आईडी से ही वो प्रोसेस पहचानी जाती है। क्योंकि हमारी पूरी कंप्यूटर सिस्टम में काफी सारी प्रोसेस रन हो रही होंगी, राइट। तो कौन सी प्रोसेस कौन से प्रोग्राम के लिए, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? हर एक प्रोसेस का एक आईडी बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। उसके बाद
प्रोसेस के पास सीपीयू के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं। सीपीयू के रिलेटेड कौन से एट्रीब्यूट? भाई ये जो प्रोसेस है उसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर उसने कौन कौन से यूज किए हुए हैं और उसकी वैल्यू क्या है, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, ये सारी चीजें मुझे सेव करनी होगी। क्योंकि आप समझिए प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें रन करनी होती है उसकी वैल्यू कंटेन करता है, और प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर करना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा भाई प्रोसेस अब नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाली है दोस्तों। और जब हम किसी प्रोसेस को सीपीयू दिया होता है और उसके पास से जब सीपीयू ले लेते हैं और दूसरी प्रोसेस को लोड करते हैं, तो उसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू मुझे लोड करनी होगी, क्योंकि वो वाली प्रोसेस किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही होगी। मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे ये चीज कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट। दोस्तों ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस, जब प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं और जब प्रोसेस टर्मिनेट होती है, इस पूरी जर्नी में हमारी प्रोसेस काफी अलग अलग स्टेट से गुजरती है। एक तो रेडी स्टेट है, फिर रनिंग स्टेट है अगर जब प्रोसेस सीपीयू पे रन कर रही होती है, अगर ब्लॉक हो गई है तो ब्लॉक स्टेट है, सस्पेंड हो गई है तो सस्पेंड स्टेट है, टर्मिनेट हो गई है तो टर्मिनेट स्टेट है। तो बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशंस हमने जो अभी देखे उसके ऊपर से हमारी प्रोसेस काफ़ी अलग अलग स्टेट में जाती है। तो अभी प्रोसेस कौन से स्टेट में है ये जानना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए प्रोसेस स्टेट का भी एट्रीब्यूट है। प्रोसेस का टाइप क्या है, वो यूजर प्रोसेस है, कर्नल प्रोसेस है, फॉरग्राउंड प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस है, भाई कौन से टाइप की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस की साइज क्या है, मतलब प्रोसेस जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है उसकी साइज क्या है, ताकि मैं उसे स्टोर कर पाऊं। फिर मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया साइज तो है ही और मेमोरी की लिमिट भी है, भाई वो मेमोरी में ये वाले लोकेशन से यहां तक कि वो स्टोर हो पाएगी, उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकती। पेज टेबल, ये पेज टेबल क्या है, वो पेजिंग के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, वो हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट जब देखेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा ये पेज टेबल क्या है। लेकिन हर एक प्रोसेस का एक पेज टेबल होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना होता है। फिर आईओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, भाई इस प्रोसेस ने कितनी फाइल्स ओपन करके रखी है, ये वाली प्रोसेस कितनी फाइल को फाइल में से डेटा लेना चाहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। लिस्ट ऑफ फाइल्स, राइट, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये प्रोसेस भाई कितनी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही थी या कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड लास्ट वन इज द प्रोटेक्शन, भाई प्रोसेस का मोड कौन सा है, यूजर प्रोसेस है, कर्नल प्रोसेस है, तो यूजर प्रोसेस किसी कर्नल प्रोसेस को अफेक्ट ना कर दे, उसके डेटा को चेंज ना कर दे, ये सारी चीजें भी मेंटेन करनी होती है। तो ये हो गए सारे एट्रीब्यूट्स प्रोसेस के, और ये सारे एट्रीब्यूट हम अगर किसी बंडल में डाल दे, राइट, अगर किसी एक बॉक्स के अंदर डाल दे तो उस बॉक्स को कहते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर डाल दे तो उस ब्लॉक को कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उस ब्लॉक को क्या कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी इन शॉर्ट। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द डेटा रिलेटेड टू प्रोसेस, जिसमें क्या क्या होता है, भाई प्रोसेस का आईडी होता है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस का स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन, और इसके अलावा और भी काफी सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे यहां पर होंगे। कहां पर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अब मान लीजिए ये क्यों जरूरी है, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये है हमारी रैम, ये है मेरी मेन मेमोरी। अब इस मेन मेमोरी में ये है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चलिए ठीक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट और ये है यूजर वाला पार्ट। अब मेरी मेन मेमोरी में यहां पर कोई प्रोग्राम स्टोर हुआ है, लेट्स से प्रोग्राम P1, और यहां पर दूसरा प्रोग्राम स्टोर हुआ है, लेट्स से प्रोग्राम P2। तो ये है P1 प्रोग्राम, ये है P2 प्रोग्राम, ठीक है। अब इस P1 प्रोग्राम को जो प्रोसेस रन कर रही है उसका डेटा कहां पर होगा, उसका पीसीबी, मतलब यहां पर जो मैंने बताया था यहां पर प्रोसेस स्टोर होती है, तो अल्टीमेटली प्रोसेस नहीं बल्कि उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वहां पर होता है। क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये मान लीजिए दिस इज पीसीबी फॉर सम प्रोसेस, लेट से P1, और ये है मेरा प्रोग्राम P1। चलिए प्रोग्राम
1 और ये है मेरा प्रोग्राम 2। चलिए अब मान लीजिए प्रोग्राम 1 को रन करने के लिए प्रोसेस 1 है और प्रोग्राम 2 को रन करने के लिए प्रोसेस 2 है। तो प्रोसेस 1 का जो पीसीबी होगा उसमें एक वैल्यू होगी प्रोग्राम काउंटर की। तो मान लीजिए ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है इस पीसीबी में, और वो वैल्यू क्या कंटेन करती है भाई, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी इस प्रोग्राम 1 में। तो मान लीजिए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली एग्जीक्यूट होंगी और उसका एड्रेस है मान लीजिए 2010। तो यहां पर इस प्रोसेस के अंदर क्या स्टोर होगा, 2010। मतलब इस प्रोसेस के पीसीबी के प्रोग्राम काउंटर फील्ड के अंदर प्रोसेस का ये पीसीबी है, उसमें प्रोग्राम काउंटर फील्ड के अंदर क्या स्टोर होगा, 2010। सिमिलरली ये दूसरी प्रोसेस है, मान लीजिए तो ये है मान लो पीसीबी ऑफ, चलिए इसे रिमूव कर देते हैं, समझ में आ गया। ये है मेरा पीसीबी फॉर प्रोसेस 2 और ये प्रोसेस 2 प्रोग्राम 2 को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। तो उसके अंदर भी प्रोग्राम काउंटर की फील्ड होगी क्योंकि उसके पीसीबी में, और वो मान लीजिए प्रोग्राम 2 की कोई ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और उसका एड्रेस है मान लीजिए 3012, ठीक है। तो ये जो पीसीबी में जो प्रोग्राम काउंटर है वो हमारे प्रोसेसर को बताता है भाई नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन तुझे एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन तुझे फैच करनी है, और वो प्रोग्राम काउंटर बताता है भाई ये वाले लोकेशन पे से मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करनी है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई सीपीयू है, तो सीपीयू में ये है मान लीजिए मेरा प्रोसेसर, ये है मेरा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर रही होती है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर रही होती है। तो मान लीजिए अभी प्रोसेस P1 रन कर रही है, तो अभी अगर प्रोसेस P1 रन कर रही है तो उसके पीसीबी का डेटा यहां पर होगा, ठीक है। पीसीबी ऑफ P1 का डेटा यहां पर होगा। अब पीसीबी ऑफ P1 के डेटा में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2010, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा वो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के बाद हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये प्रोसेसर अब दे दिया प्रोसेस P2 को। अब ये प्रोसेसर P2 को दे दिया तो हमें क्या करना होगा, ये जो पीसीबी ऑफ P1 है उसको मुझे वापस मेन मेमोरी में स्टोर करने देना होगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा तब जब लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने एग्जीक्यूट की थी वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होना चाहिए। और लास्ट इंस्ट्रक्शन के बाद से मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन कंटेन करता है, प्रोग्राम काउंटर। ये वाली प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल ओपन करके रखी है, ये वाली प्रोसेस कौन कौन सी डिवाइस को एक्सेस करी, ये सारी चीजें हमें वापस मेमोरी में पीसीबी में स्टोर करनी होगी और फिर हम प्रोसेस P2 को लाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी ये कंटेक्स्ट स्विच होती है, इसे बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच दोस्तों। तो जब कभी भी अब मैं क्या करूंगा, इस पीसीबी को यहां पर वापस सेव कर दूंगा और प्रोसेस P2 के पीसीबी को यहां पर लोड करूंगा और इसे हम बोलते हैं दोस्तों कंटेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो पीसीबी ऑफ P1 विल बी स्टोर्ड इनटू मेमोरी और पीसीबी ऑफ P2 विल बी गिवन टू द सीपीयू, ठीक है, ताकि सीपीयू प्रोसेस P2 के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। अब P2 का यहां पर लोड होगा पीसीबी और उसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, 3012। तो अब मेरा प्रोसेसर 3012 वाले लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा। अब थोड़ी देर के बाद मान लीजिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये प्रोसेसर P1 को दे दिया, तो वापस P2 का जो पीसीबी है वो यहां पर स्टोर होगा और P1 का पीसीबी यहां पर रिस्टोर होगा। तो चूंकि हमारी जर्नी में प्रोसेस अपनी लाइफ स्पैन में कई बार प्रोसेसर के ऊपर रन कर रही होती है और कई बार यहाँ पर मेन मेमोरी में पड़ी होती है, तो प्रोसेस के रिलेटेड जो भी डेटा है उसे स्टोर करने की और रिस्टोर करने की जरूरत पड़ती है जब कभी भी हम सीपीयू देते हैं या सीपीयू उस प्रोसेस के पास से ले लेते हैं। तो ये है दोस्तों सारी कहानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, क्या होता है जब कंटेक्स्ट स्विच होती है और प्रोसेस के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में अंतर क्या है, ये चीजें हमने देखी। थैंक यू।